जय हिंद दोस्तों लेकर के आ गए हैं पर्यावरण की बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा पार्ट 1 में हमने पिछले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की थी, जिसको बहुत दोस्तों ने पढ़ा और लोग बोले सर ऐसे ही प्रश्न निरंतर लाएं, हमारी तैयारी निश्चित मजबूत होगी। तो इन प्रश्नों को एक एक को आपको रट लेना है। मैंने बोला था ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षाएं पूछे जाते हैं और मैं कहूँगा ये पर्यावरण का निचोड़ है, पर्यावरण का सार है, इसलिए एक एक प्रश्न आपके लिए उपयोगी है। आज के प्रश्नों पर हम शुरुआत करें। कल जहां तक पढ़ा था उसके आगे कि कोहरे के आर पार देखने में सहायक तरंग है। जल्दी से बता दें, कोहरे के यदि आपको आर पार देखना है तो कौन सी तरंग उसमें सहायक होगी? हाँ, बिल्कुल सही आप उत्तर पहचान रहे हैं। लाइव चैट में आ जाएं जो लोग लाइव वीडियो देख रहे हैं। वह कहलाती है अवरक्त विकिरण। क्या कहलाती है? अवरक्त विकिरण किरण कहलाती है, जो कोहरे को आर पार देखने में सहायक होती है। अगला है किसकी भेदन क्षमता अधिक है? जल्दी से कमेंट में उत्तर दें। उससे पहले आपको बता दें कि आपको हमारे सभी क्लासें मिलती रहे आगे आने वाले पार्ट, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके तो जुड़ ही गए होंगे, ना कि आप तुरंत क्लिक कर लें। और गूगल प्ले स्टोर से आपको यदि इसकी पीडीएफ चाहिए है तो हमारे टॉप 50 स्टडी ऐप को डाउनलोड करना, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां से भी आप जुड़ जाएं तो ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो आप तक आएंगे। 4 ऑप्शन वाले वीडियो भी लाते हैं, लेकिन चूंकि अभी कुछ ऐसे वीडियो ला रहे हैं। तो किसकी भेदन क्षमता अधिक है? तो आपको बता दें किन किरणों की बताना, तो यहाँ पर गामा किरणों की भेदन क्षमता अधिक है। ये परफेक्ट ज्ञान वाले प्रश्न है, ठीक है ना। मोटर कारों में प्रदूषण जांच के समय जांच की जाती है। किस चीज की जांच की जाती है मोटर कारों में? जब प्रदूषण की जांच होती है कि तो किस चीज की उसके अंतर्गत जांच की जाती है? तो आपको बता दें कि उसमें की जाती है सीसा के कणों की और कार्बन के कण की, ठीक है। तो सीसा और कार्बन के जो कण हैं इनकी जांच की जाती है। अगला है अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश होता है। कई मित्र जो रेगुलर पढ़ रहे हैं, जब वो कमेंट में बिल्कुल सही सही उत्तर बताते हैं तो उनकी तैयारी देख करके बड़ी खुशी होती है कि आपकी पढ़ाई कितनी परफेक्ट है। और जो हमसे जुड़े हैं, निरंतर पढ़ रहे हैं, उनकी डेली हम ऐसी क्लास ला करके उनको याद कराएंगे, उनकी तैयारी को और मजबूत बनाने वाले हैं। तो अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश होता है। किस महीने में होता है? आपको महीना बताना है इसमें। तो आपको बता दें कि वह होता है सितंबर और अक्टूबर के महीने में। किस महीने में होता है दोस्तों? सितंबर और अक्टूबर के महीने में अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश होता है, याद रखना। एक एक प्रश्न ऐसा है कि आप समझ लेना कि ऐसे ही पेपर में आने वाले हैं। उत्तरी गोलार्ध में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश होता है। अंटार्कटिका में तो सितंबर अक्टूबर के महीने में होता है। अब उत्तरी गोलार्ध में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश किस महीने में होता है? तो वह होता है, आपको बता दें, मार्च और अप्रैल के महीने में। किस महीने में होता है? मार्च और अप्रैल के महीने में। आपने हमारी पिछली कक्षा ना देखी हो, इसका पार्ट 1, तो वो आप जरूर देख लेना। बहुत अच्छे उसमें सन वाले हम प्रश्न लेकर के आए थे। बहुत से मित्रों ने उसको पसंद किया, लाइक किया। इसको भी आप ऐसे ही हमारा प्यार दें, हम निरंतर और ऐसी कक्षाएं लेते आएंगे। अब अम्ल वर्षा के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार है। प्रमुख रूप से जिम्मेदार कौन है अम्ल वर्षा के लिए? तो आपको बता दें वह कौन है? कारखाने, ठीक है ना। कारखाने प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं, क्योंकि यहीं से क्या निकलती है? प्रदूषित धुआं निकलता है, ठीक है ना। तालाब में तैरने वाले मनुष्य की त्वचा जल जाती है, इसके पीछे का कारण क्या है? किस कारण से जलती है? तालाब में जो तैरने वाले मनुष्य हैं उनकी त्वचा किस कारण से जलती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी 4 ऑप्शन नहीं मिलने वाले। परफेक्ट ज्ञान के अब आधार पर हम चयन कर रहे हैं कि आप कितना बता पाते हैं, ठीक है ना। एक एक प्रश्न और उपयोगी होगा। तो वह है क्लोरीन के कारण। किस कारण से जल जाती है? तो आ जाए प्रश्न तो लिख देना कि क्लोरीन के कारण से तालाब में तैरने वाले मनुष्य की त्वचा जल जाती है। अगला है वेरी वेरी आईएमपी प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखने वाला विश्व का प्रथम देश था। किस देश ने सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव दिया था? तह जो प्रस्ताव रखने वाला वह देश था। हाँ, बिल्कुल सही पे चल रहे हैं। कमेंट बॉक्स में खटाखट आपको लिखना है। लाइव देख रहे हो तो लाइव चैट में लिखें। तो वह देश था न्यूजीलैंड। कौन था? न्यूजीलैंड, याद रखना इसको। आगे है फ्लाई एश का निर्माण होता है। फ्लाई एश का निर्माण किससे होता है? जल्दी से बता दीजिए। फ्लाई एश किससे बनता है?
अब ये थोड़े कठिन आ गए, पिछले वीडियो में थोड़े सरल थे, मैं मानता हूँ कठिन हैं, लेकिन जो पेपर आता है वो मिक्स ही आता है, कुछ सरल क्वेश्चन रहते हैं, कुछ कठिन, आप पे दोनों बनेंगे। तो फ्लाई ऐश का जो निर्माण होता है वह कोयले के दहन से होता है। कोयले को जलाने से क्या बनता है? फ्लाई ऐश बनता है, याद रखना। किससे होता है? कोयले के दहन से। अब वेरी वेरी आईएमपी और महत्वपूर्ण आ गया, अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है। कई पेपरों में पूछा गया है जहां पे पर्यावरण आती है। अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार गैस बतानी है, कौन सी है भाई? अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार गैस तो आपको बता दें कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है एक तो, ठीक है, और दूसरी है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, कौन कौन सी दो गैसें हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ये दो गैसें किसके लिए जिम्मेदार हैं? अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार हैं। एक और मैं इसके साथ पूछूंगा कि इन दोनों के शॉर्ट फॉर्म आप तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है ना। देखते हैं शॉर्ट फॉर्म बनता है कि नहीं, जिससे फुल फॉर्म तो अपने आप आपको पता चल गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड। अब कमेंट बॉक्स में आप इनके शॉर्ट फॉर्म लिख दीजिए, लिखना है ये, तब आपका ज्ञान पता चलेगा आपका कितना है। अम्ल वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित देश है, सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला कौन सा देश है अम्ल वर्षा से? ये भी कई बार पूछा गया है। तो अम्ल वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित देश है ना, वह कौन से है? तो नॉर्वे एवं स्वीडन, दो देश हैं, नॉर्वे और स्वीडन। देखें, ये दो देश सबसे ज्यादा अम्ल वर्षा के कारण क्या हैं? प्रभावित है, नॉर्वे और स्वीडन, दोनों को याद रख लेना। आगे है, अम्ल वर्षा से सर्वप्रथम प्रभावित जिस देश में सर्वप्रथम अम्ल वर्षा हुई, ठीक है ना। तो सबसे पहले अम्ल वर्षा किस देश में हुई जो अम्ल वर्षा से प्रभावित है? अब इन्हीं दो में से होगा, क्योंकि यही दो ही सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। अब दो में से एक तुक्का लगाओ, कौन सा है सबसे पहले? पढ़ा हो तो परफेक्ट बताओ, नहीं तो तुक्का लगाओ, देखो आपकी तुक्का में किस्मत कैसी है, आपको लगा के आना कि नहीं। बिल्कुल तुक्का के भरोसे नहीं रहना, परफेक्ट पढ़ना है, मजबूरी में लगाना पड़े बात अलग। तो भाई देश कौन सा है सर्वप्रथम प्रभावित हुआ था, सबसे पहले अम्ल वर्षा हुई थी, वह है स्वीडन। कौन सा है? स्वीडन, ठीक है, याद रखिएगा। स्टोन कैंसर का प्रमुख कारण, वेरी वेरी आईएमपी, तो स्टोन जिसकी अभी अपन चर्चा कर रहे हैं वही क्या है? स्टोन कैंसर का प्रमुख कारण है, वह क्या है? अम्ल वर्षा। ये स्टोन कैंसर का प्रमुख कारण है। आपको हमारी क्लासें यदि विस्तार से पढ़नी हो तो प्ले लिस्ट में जाकर के पर्यावरण की देख लेना, और प्रैक्टिस सेट लगाने हो तो हमारे ऐप पर भी वीडियो उपलब्ध हैं, उसको डाउनलोड कर लेना क्लास के बाद। और प्ले लिस्ट में भी कुछ वीडियो यूट्यूब की में है, तो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। बाकी आगे की क्लासें अब निरंतर मिलती रहेंगी। पार्थेनियम गाजर घास के परागकण से कौन सा रोग होता है? जल्दी बता दें, पार्थेनियम गाजर घास के परागकण से कौन सा रोग होता है? तो आपको बता दें, चर्म रोग होता है। कौन सा? चर्म और दमा रोग भी होता है। चर्म रोग एवं दमा किससे होता है? पार्थेनियम गाजर घास के परागकण से। लाइकेन किस पर्यावरणीय प्रदूषण के सूचक हैं? लाइकेन किस पर्यावरणीय प्रदूषण के सूचक हैं? जल्दी से कमेंट करें, कम समय दूंगा मैं। हाँ, तो लाइकेन हैं जो भाई किसके सूचक हैं? वह वायु प्रदूषण के। किस प्रदूषण के हैं? वायु प्रदूषण के सूचक हैं। दोस्तों अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई? सरल भी है दोस्तों, प्रश्न अच्छे लग रहा है तो ईमानदारी से पहले लाइक पर एक बार क्लिक कर दें जल्दी से तुरंत। अब बता दें कि क्या है, तो आपको बता दें कि भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी वह हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के कारण, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के कारण। आप लोगों ने भी सही उत्तर दिया कमेंट में, वेरी गुड। हाँ, जितने ही मित्र सही आंसर दे रहे हैं बहुत बढ़िया है, ऐसे ही डटे रहें, सफलता मिलेगी। इटाई रोग किसके कारण होता है? इटाई रोग किसके कारण होता है? थोड़ा सा कठिन तो होगा यदि ना पढ़ा हो तो जल्दी से बता दें। इटाई रोग होता है कैडमियम के कारण। किस कारण दोस्तों? कैडमियम के कारण। अगला है, कांग्रेस घास किस घास को कहा जाता है? कांग्रेस घास कौन सी घास को कहा जाता है? कांग्रेस घास, जल्दी से बता दें। हाँ, पढ़ा है सुना है तो जल्दी बता दें। पार्थेनियम जो गाजर घास होती है, पार्थेनियम गाजर घास है, उसको कौन सी घास कहा जाता है? कांग्रेस घास कहा जाता है। मेरा कांग्रेस पार्टी से कोई संबंध नहीं तो सोचो उनके नाम के प्रश्न ला रहे हैं, ना किसी पार्टी से है। हमारा तो एक ही पार्टी से, टॉप 50 स्टडी पार्टी से, जिसका लक्ष्य है आपको आपकी परीक्षा में सफलता प्राप्त कराना। जिस लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं
और बहुत अच्छे तरीके से हमें और प्रश्न ऐसे ला रहे हैं जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके। ठीक है, जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके, कई लोग बोलते सर नोटिफिकेशन नहीं आता है, आपने बेल आइकन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया होगा इसलिए नहीं आ पाता है। बाकी टेलीग्राम में मैं क्लास के पहले लिंक भेज देता हूँ, तो आप हमारे टॉप 50 स्टडी टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। अम्ल वर्षा के जल का pH मान कितना है, फटाक से कमेंट कर दीजिए। तो अम्ल वर्षा के जो जल का pH मान होता है वह 4.2 से कम होता है। ठीक है ना, 4.2 से कम होता है। भूमिगत जल के प्रमुख प्रदूषक तत्व हैं, कौन कौन से? भूमिगत जल जो है, भूमि में जल रहता है, उसके प्रमुख प्रदूषक तत्व कौन कौन से हैं? तो वह हो जाएंगे, कौन कौन से हैं? एक तो क्लोराइड होता है, ये पढ़ा होगा आपने। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, हाँ, आर्सेनिक, मुझे याद नहीं आ रहा था आर्सेनिक, आर्सेनिक और क्लोराइड, ये दो क्या हैं? भूमिगत जल के प्रमुख प्रदूषक तत्व हैं। आगे देखें, ब्लैक फुट नामक बीमारी का कारण है। ब्लैक फुट नामक बीमारी का कारण क्या हो जाएगा? तो आपको बता दें कि ब्लैक फुट नामक जो बीमारी होती है ना भाई, भी अपन ने ऊपर पढ़ा ना आर्सेनिक, तो आर्सेनिक की जब अधिकता हो जाती है तो कौन सी बीमारी जन्म लेती है? तो भाई लेती है ब्लैक फुट नामक बीमारी जन्म लेती है। ठीक है, आर्सेनिक की अधिकता से। आगे है, जल में कार्बनिक यौगिकों का मापन किस विधि से किया जाता है? कौन सी विधि है जिससे आप जल में कार्बनिक यौगिकों का मापन कर लेंगे? तो वह है, हाँ बिल्कुल सही पहचान रहे हैं, क्रोमेटोग्राफी। ठीक है ना, क्रोमेटोग्राफी वह विधि है जिससे कि आप क्या पहचान पाएंगे? कार्बनिक यौगों का मापन कर पाएंगे। इसको याद रखना, महत्वपूर्ण है। बायोगैस में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक प्रतिशत में पाई जाती है? वेरी वेरी आईएमपी। कई बोले सर सभी आईएमपी हैं, बिल्कुल सभी, ये प्रश्न बिल्कुल छांट करके लाए हैं और आगे के पार्ट आपको अब निरंतर पढ़ना है। ठीक है ना, बायोगैस में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक प्रतिशत में पाई जाती है? कौन सी गैस? तो सबसे ज़्यादा जो 60% पाई जाती है बायोगैस में, वह कौन सी है? तो वह है मीथेन। कौन सी है? मीथेन गैस है। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब हुई? पिछले इसका जो पार्ट था उसमें वैसे हमने अधिकतर आपको सन ही याद कराए थे। अब इसमें आप बता दीजिए कि केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड, कई हमारे जो रेगुलर पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, मैं देखता हूँ सन वाले बिल्कुल परफेक्ट उत्तर देते हैं। ठीक है ना, तो ये अभ्यास से आ गया, इतने सारे अपन अभ्यास प्रश्न पत्र लगा चुके हैं और निरंतर लगा रहे हैं कि पेपर के पहले आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो भाई सन हो जाएगा केंद्रीय मृदा, ठीक है ना, संरक्षण बोर्ड 1953 में हुई थी। कब हुई थी? 1953 में हुई थी। लवणीय मृदा के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है, किस चीज का प्रयोग होता है लवणीय मृदा के उपचार के लिए? हाँ बिल्कुल सही पहचान रहे हैं कि जिप्सम का और पाइराइटस, दो चीज़ों का प्रयोग होता है। किस किस का होता है? जिप्सम और पाइराइटस, इनका प्रयोग किस लिए होता है? लवणीय मृदा के उपचार के लिए होता है। ध्वनि की आवृत्ति मापी जाती है, जिनको ऐसा कर देना समझ लेना, ये बिल्कुल अभी बिल्कुल रटाई लो, दिमाग में बैठा लो। तो ध्वनि की मृदा तीव्रता को आप कैसे, ध्वनि की आवृत्ति को मापना है, सॉरी आवृत्ति को कैसे माने, किस में मापते हैं? तो आपको बता दें हर्ट्ज में मापी जाती है। ठीक है ना, हर्ट्ज, ध्वनि की आवृत्ति हर्ट्ज में मापी जाती है। अब ध्वनि तीव्रता की सामान्य मापन इकाई सबको पता होगा, ये तो पहले भी हमारे अभ्यास में आ चुका है कि ध्वनि जो तीव्रता की, हाँ फटाक से कमेंट करें, वेरी गुड, सही उत्तर दे रहे हैं। लाइव वाले तो हमारे बिल्कुल सही दे रहे हैं, डेली पढ़ रहे हैं ना इसलिए। तो वह डेसिबल से मापी जाती है, बिल्कुल सही। कई लोग बोलते हैं सर आप नाम लो, देखो नाम लेने में पढ़ाई, हम नाम लेंगे किसके? प्रश्नों के उत्तर के। आप अपने नाम के लिए आते हैं कि यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं? मैं मानता हूँ कई लोगों को प्रोत्साहन मिलता है, लेकिन यदि 100 लोग पढ़ रहे हैं और मैं 10 का नाम ले पाया तो 90 को लगेगा मेरा क्यों नहीं लिया। तो मैं चाहता हूँ 100 ही लोग खुश रहें भाई, हम उत्तरों के नाम लेंगे, उनके नाम याद करने से लोगों को लाभ होगा। ठीक है ना, तो आपके नाम भी अच्छे हैं, सबके नाम, बस अच्छे से उत्तर दें। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। औद्योगिक क्षेत्र में स्वीकार मानक ध्वनि तीव्रता है। औद्योगिक क्षेत्र में जो स्वीकार मानक ध्वनि तीव्रता कितनी है?
जल्दी से बता दें तो आपको बता दें कि वह है 75 डेसिबल, 75 डेसिबल है। ठीक है, याद रखिएगा। औद्योगिक क्षेत्र में, आवासीय क्षेत्र में स्वीकार मानक ध्वनि तीव्रता, औद्योगिक में तो 75 डेसिबल हो गई। अब आवासीय क्षेत्र में स्वीकार मानक ध्वनि तीव्रता की इससे ज़्यादा तेज ध्वनि नहीं होना चाहिए, नहीं तो ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आएगा, कोई शिकायत कर देगा तो आप पर कार्रवाई भी हो सकती है आवासीय क्षेत्रों में। इसीलिए तो आजकल डीजे ईजे बंद कर दिए। तो भाई कितनी है ये बताना है, तो आपको बता दें कि वह है 20 कम कर दो तो 55 डेसिबल है। कितनी है? 55 डेसिबल। और डेसिबल क्या है? तो ध्वनि मापन यंत्र है, तो इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। किस तीव्रता पर श्रवण शक्ति में ह्रास होने लगता है? ठीक है ना, कितने डेसिबल हो जाए कि फिर श्रवण शक्ति का ह्रास होगा, सुनाई नहीं देगा, कानों में बड़ा वो पड़ने लगेगा। तो जल्दी से बता दें किस तीव्रता पर कितने डेसिबल, कमेंट करें फटाक से। हाँ बिल्कुल सही पहचान रहे हैं, बिल्कुल सही। 90 डेसिबल जब हो जाती है तो उसके बाद श्रवण शक्ति का ह्रास होने लगता है। समुद्र की गहराई मापने, ठीक है, सिग्नल देने में, छुपी हुई वस्तुओं का पता लगाने में ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कौन सी ध्वनि तरंगों का प्रयोग होता है? समुद्र की गहराई को मापने में, सिग्नल देने में, छुपी हुई वस्तु का पता लगाने में। तो आपको बता दें कि इन सब में जो प्रयोग होता है वह होता है पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का। किन ध्वनि तरंगों का होता है दोस्तों? पराश्रव्य। ये परफेक्ट याद करने वाले प्रश्न हैं, इसलिए याद करें। ध्वनि का वेग कितना होता है? ठीक है, कितने मीटर प्रति सेकंड होता है ध्वनि का वेग? आपको ये बताना है कितने मीटर प्रति सेकंड होता है ध्वनि का वेग। पढ़ा हो तो जल्दी से कमेंट करें। हाँ बिल्कुल सही पहचान रहे हैं। कम समय दूंगा मैं, कम समय ज़्यादा प्रश्न हमारी पढ़ाई का उद्देश्य रहता है। ठीक है ना, तो वह होता है 332 मीटर प्रति सेकंड। कितना होता है ध्वनि का वेग? 332 मीटर प्रति सेकंड, याद रखिएगा ध्वनि का वेग। और तीनों वो जो हमने बताया, औद्योगिक क्षेत्र में कितने डेसिबल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, आवासीय क्षेत्रों में कितने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और कितने पर श्रवण का ह्रास होता है। तीनों चीज़ें आप इनको याद रखना। ठीक है ना। सामान्य बातचीत करने में ध्वनि तीव्रता होती है, जो आपसी मतलब बातचीत होती है आजू बाजू खड़े होकर के, उसमें ध्वनि तीव्रता कितनी होती है? तो उसमें होती है मतलब एक एवरेज के हिसाब से 60 डेसिबल। कितनी होती है? 60 डेसिबल। ठीक है ना। आगे देखें, फुसफुसाहट में ध्वनि तीव्रता होती है। अपन नहीं बोलते भैया फुसफुसाहट क्या कर रहे हो, आपसी में धीरे धीरे बात नहीं करते हैं, वो क्या कहलाती? फुसफुसाहट। जैसे जब पेपर में पहले जाते थे और व्यक्ति नकल करता था तो क्या फुसफुसाहट में कर लेता था। ठीक है ना, अनुभव होगा। तो फुसफुसाहट में ध्वनि तीव्रता, खैर आप लोग तो होशियार अच्छे स्टूडेंट हैं, आपने नहीं की होगी नकल। तो फुसफुसाहट में ध्वनि तीव्रता कितनी होती है? तो फुसफुसाहट में होती है, आपको बता दें दोस्तों, 30 डेसिबल। कितनी होती है? 30 डेसिबल होती है। रॉकेट इंजन में 1 नंबर तो आएगा ध्वनि तीव्रता से, इसलिए महत्वपूर्ण चीज़ें ले आज जो पूछी जाती हैं। रॉकेट इंजन में ध्वनि तीव्रता कितनी होती है? लाइक जरूर कर दें तुरंत। रॉकेट इंजन में ध्वनि तीव्रता होती है 180 डेसिबल होती है, याद रखिएगा, ज़्यादा होती है, बहुत अच्छी। 180 डेसिबल रॉकेट इंजन में। जेट विमानों की गति को मापा जाता है, किस इकाई से मापा जाएगा जेट विमानों की गति? जल्दी से बताएं, कौन सी इकाई हो जाएगी? तो वह इकाई हो जाएगी मैक इकाई। कौन सी? मैक इकाई के द्वारा जेट जो विमान होते हैं उनकी गति को मापा जाता है। आगे है, न्यूरोटिक मेंटल डिसऑर्डर का कारण है। न्यूरोटिक मेंटल डिसऑर्डर का कारण क्या है? तो वह कारण हो जाएगा, हाँ बिल्कुल सही पहचान रहे हैं, कौन सा प्रदूषण जिसके बारे में अपन ऊपर पढ़ भी चुके हैं, वह है ध्वनि प्रदूषण। क्या है? न्यूरोटिक मेंटल डिसऑर्डर का कारण है। सफोकेशन से आप क्या समझते हैं? आप होना चाहिए, आप हो गया, कई बार टाइपिंग वाले से हो जाती है मिस्टेक, हम तो बना करके नोट्स दे देते हैं, चेक करने भी कई बार नहीं देख पाते हैं, हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, आप समझदार हैं, आप समझ जाएंगे। सफोकेशन से आप क्या समझते हैं? ठीक है, क्या समझेंगे सफोकेशन मतलब? सफोकेशन मतलब क्या होता है, जब आप कहीं जाते गेटेड बहुत ज़्यादा बंद कर दें, सब खिड़कियां बंद कर दें, तो क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी होने लगती, तो उससे जीभ पर जो अपने ऊपर प्रभाव
पड़ता है वही क्या है, सफोकेशन। तो इसको ऐसे ले सकते हैं कि ऑक्सीजन की कमी के कारण जो जीवों पर प्रभाव पड़ता है वही क्या है, सफोकेशन है, याद रखना। जलवायु परिवर्तन में कौन सी गैस मुख्य होती है, इसका मतलब है वेरी वेरी IMP, ठीक है ना। तो जलवायु परिवर्तन में जो मुख्य गैस होती है कौन सी होती है, जल्दी से बता दें। जलवायु परिवर्तन, हाँ बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं, लाइव क्लास में जो जुड़ रहे हैं डेली, बिल्कुल सही उत्तर है ग्रीन हाउस गैस। कौन सी गैस है, ग्रीन हाउस गैस जलवायु परिवर्तन में मुख्य होती है। सबसे ज़्यादा ओजोन क्षयकारी गैस है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। ओजोन क्षयकारी गैस सबसे ज़्यादा कई बार बता चुके हैं, क्या है। हाँ पहले हम उसका उत्तर बता रहे हैं, फिर आप उसको कमेंट में शॉर्ट फॉर्म लिख देना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। शॉर्ट फॉर्म लिख दें इसका, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हाँ बिल्कुल सही, CFC जिसको अपन बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सबसे ज़्यादा क्या है, ओजोन क्षयकारी गैस है। ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण क्या होने लगता है। जब ग्रीन हाउस प्रभाव होता है तो उसके कारण जो ग्लेशियर हैं वो क्या होते हैं, पिघलने लगते हैं। तो इसका जो परिणाम हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ग्लेशियर पिघलने लगते हैं, ग्लेशियरों का पिघलना, यही क्या है, ग्रीन हाउस गैस का परिणाम है। सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, कई बार पूछा गया प्रश्न है, सरल भी है। सबसे ज़्यादा जो जैव विविधता है वह ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट होते हैं ना उनमें पाई जाती है। कहाँ पर, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है। दोस्तों इस वीडियो को आप अपने कम से कम 3 मित्रों तक 3 ग्रुपों में व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक पर शेयर जरूर करना। इतना काम आप करते जाइए, बाकी पढ़ा तो हम आपको निरंतर रही हैं। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है। हाँ भाई, यूपी की राजधानी कौन सी है, इतना हमने हिंट कर दिया, जल्दी से बता दें। तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में है, ठीक है। नहीं आता लखनऊ का क्या है, लोगों क्या है भाई, खुश रहिए आप लखनऊ में हैं तो बस खुश रहिए, बायोटेक्नोलॉजी पार्क यहीं पर है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, भविष्य का ईंधन किस गैस को कहा जाता है, जल्दी बता दें। भविष्य का ईंधन कौन सी गैस है, हाँ बिल्कुल सही, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है, भविष्य का ईंधन कहा जाता है, कई बार पूछा गया है। पर्यावरण का रक्षा कवच, वेरी 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 IMP प्रश्न। पर्यावरण का रक्षा कवच कौन है, पर्यावरण का रक्षा कवच कौन सी परत है, इतना भी बोल दिया। अब जल्दी से फटाक से कमेंट कर दो, अब टाइम मत लगाना, गलती मत करना, नहीं तो अब तो मैं नाराज हो जाऊंगा, अब गलती कर दी तो। हाँ पर्यावरण का रक्षा कवच है ओजोन परत। जो हमारे जो रेगुलर पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, सरल क्वेश्चन जो उनको रिपीट करा चुके, उसमें वो गलती करें तो फिर दुख होने लगता है, ठीक है ना, इसलिए गलती नहीं चाहिए। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है, रेड डाटा बुक ये भी पहले हमारे अभ्यास सेटों में आ चुका है, आपने ना देखे हो तो प्ले लिस्ट में जाना, वहाँ पर है पर्यावरण क्लास एवं महत्वपूर्ण टेस्ट वाली हमारी प्ले लिस्ट देखेंगे, लगभग आपको 45 वीडियो इस पर मिल जाएंगे। बाकी ऐप पर भी बहुत सारे वीडियो उपलब्ध हैं, ठीक है ना, तो आप दोनों जगह जुड़ जाइए। रेड डाटा बुक है, आपको बता दें कि विलुप्त जो होते हुए जो जीव हैं ना, विलुप्त जो हो रहे हैं उनके संकट से जो ग्रसित जीव हैं विलुप्ति के, उनके बारे में है, ठीक है ना। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि विलोपित के संकट से ग्रस्त जीवों, विलुप्त जीवों के बारे में इसमें है। CNG का फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म सभी गैसों का याद कर लेना, महत्वपूर्ण का तो हम अपने इन पार्टों में ले ही आएंगे। तो CNG का जो फुल फॉर्म है आपको बता दें भाई क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या है दोस्तों, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला है, देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, अपने देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है, जल्दी से बता दीजिए कहाँ पर है। हाँ बिल्कुल सही पहचान रहे हैं, कर्नाटक राज्य में है, इतना हमने बता दिया। अब बता दें उस जगह का नाम और बता दें तो भाई कहाँ पर है, बेंगलोर में, ठीक है, बेंगलोर कर्नाटक में है। आगे है दोस्तों, प्रश्न पसंद आ रहे होंगे, ठीक है, तो बेंगलोर में हो गया। अब भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र है, कहाँ पर है भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र। दोस्तों प्रश्न पसंद आए हो तुरंत लाइक करना, और आएंगे तो शेयर आप करेंगे ही, क्लास के बाद आप ऐप को डाउनलोड भी कर लीजिएगा।
तो भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र आपको बता दें कहाँ पर है, तो भाई गुजरात के अहमदाबाद में है। बिल्कुल सही, ठीक है ना। जिनको नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो अब वैसे तो आप सब्सक्राइब कर लिए, नोटिफिकेशन दबा लिए तो आ जाएगा। मान लो कई बार नहीं आ पाता है तो आप कुछ मत कीजिए, आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे तो मैं क्लास के पहले मैंने बोल दिया कि मैं लिंक भेज देता हूँ लाइव क्लास की। भारतीय वन सर्वेक्षण मुख्यालय है, कहाँ पर है? भारतीय वन सर्वेक्षण मुख्यालय कहाँ पर है? जल्दी इसका दोस्तों उत्तर देना है। स्क्रीन पर मैं अभी एक प्लेलिस्ट भी दूंगा, उस पर क्लिक करके आप और वीडियो देख सकते हैं। सभी सब्जेक्ट के वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। जो भी आप यदि शिक्षक भर्ती के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जो सब्जेक्ट आपके हैं वो सब, और आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे 150 प्रश्न के। तो आप अच्छी तैयारी आपकी मजबूत हो जाएगी। आपको जुड़े रहना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट में बताना है, मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ। ना बनेगा आप पे तो मैं अगले वीडियो में बता दूंगा, जो सही बताएगा उसके आंसर को लाइक किया जाएगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। जुड़े रहिए। जय हिंद।